गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आइए आज के सेशन में आप सभी का हमारे इस चैनल पर भरपूर स्वागत है। सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ जाएं। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे इस चैनल पर भरपूर स्वागत है और चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग आज के इस सेशन को आरंभ कर लेते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आज का यह सेशन जो हम लोगों का है काफ़ी महत्वपूर्ण एमसीक्यू का सिलेक्शन किया गया है। उसी पर आधारित आज का यह सेशन हम लोगों का होगा और साइंस से रिलेटेड यह सेशन हम लोगों का है, आप सबको पता है। और साइंस में बायो सेक्शन से यह क्वेश्चन चल रहा है और बायो में आप सबको पता है या तो वो जूलॉजी सेक्शन से होगा या फिर क्या होगा, बॉटनी सेक्शन से क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो ये मोटा मोटी जानकारी आप सब बैक सेशन में भी उपस्थित हुए हैं, तो ये जानकारी आप सबके पास है और क्वेश्चन देखने के बाद भी आप सबको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि ये जो एमसीक्यू है यह किस पर आधारित है। साइंस के एमसीक्यू हैं, है ना। साइंस के एमसीक्यू हैं, इस पर आधारित है। पहला सवाल आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे और पहला सवाल आपसे कहता है क्या कि परासरण, ये परासरण की परिभाषा, एक्चुअली ये परासरण क्या होता है। सवाल सीधा पूछता है कि परासरण क्या है, तो परिभाषा इसमें लिखा हुआ है, तो कोई ना कोई परिभाषा तो है ही। और जैसे ही आप देखते हैं कि कोई ना कोई परिभाषा इसका इसमें मौजूद है, इसका मतलब है कि ऑप्शन डी क्या होगा, एलिमिनेट होगा, है ना। अब देख लीजिए परासरण क्या है कि एक अर्ध पारगम्य कला में होकर के विलय का प्रवाह या फिर कला के बगैर जल का प्रवाह या अर्ध पारगम्य, है ना, अर्ध पारगम्य कला में गव्य कला में होकर कम से कम, हाँ यहाँ से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर, कम से अधिक सांद्रता की ओर जल की प्रवाह होता है ना। तो क्या कहते हैं उसे, अर्धपारगम्य, क्या बोलते हैं, अर्धपारगम्य, ये मो समझेंगे, अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य कला में होकर के कम से कम, कम से अधिक, यानी कम से अधिक यानी कि आप लॉ लेवल से लेकर के, लॉ लेवल से हाई लेवल, लॉ लेवल से हाई लेवल, लॉ लेवल से हाई लेवल की ओर सांद्रता की जो विलायक यानी जल का जो प्रवाह होता है, इसी जल के प्रवाह को क्या कहते हैं, प्रासरण कहते हैं। ये दो तथ्य यहाँ पर याद रखेंगे। एक्चुअली जल का जो स्थानांतरण होता है ना, वो किस लेवल में, लॉ लेवल से लेकर के, लॉ लेवल से हाई लेवल की ओर होता है। मान लीजिए ये लॉ लेवल है, तो लॉ लेवल से क्या होगा, हाई लेवल की तरफ होगा, है नहीं। ये क्या हो गया, लॉ लेवल, यहाँ क्या हो जाएगा, हाई लेवल तक होता है। इसी लेवल को कहते क्या, हम लोग प्रासरण कहते हैं। ऐसा, तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, एलिमिनेट होगा। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, एलिमिनेट होगा। अब देखिए चार ऑप्शंस में तीन तो हमारे एलिमिनेट हो गए, है नहीं, एलिमिनेशन प्रोसेस से। निश्चित रूप से परिभाषा आप सबके सामने है नहीं, कि लॉ लेवल से क्या होता है, हाई लेवल की ओर जल का सांद्रता, है नहीं, अधिक सांद्रता की ओर, यानी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। यहाँ कम से मतलब क्या, कम सांद्रता से, कम सांद्रता से, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक यानी जल का प्रवाह जो होता है, दैट इज कॉल्ड प्रासरण, उसे क्या कहते हैं, प्रासरण कहते हैं। उम्मीद है सभी लोग सवाल नंबर 1 के अपने सही आंसर यानी कि ऑप्शन सी तक पहुंच पाए होंगे, यानी कि सवाल नंबर 1 का हमारा सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। तो आप में जिनका भी आंसर ऑप्शन सी है बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही है। और चलिए अपने सवाल के साथ साथ इन सारे तथ्यों पर भी आप ध्यान दिए होंगे और समझ में आया होगा। इन्हीं तथ्यों के साथ हम लोग नेक्स्ट सवाल लेंगे और अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने। अब यह सवाल देखिए आपसे क्या कहता है, अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है। अधिक लवण वाले यानी लवण क्या होगा, अधिक होगा विलयन में, है ना। कोशिका को जब हम रखते हैं तो क्या होता है, वो सिकुड़ जाती है। अब कोशिका के सिकुड़ने का क्या कारण है नहीं। अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखते हैं, मान लीजिए ये विलयन है और इस विलयन में क्या है, कोशिका है, क्या है, कोशिका है। और ये कोशिका एक्चुअली होता क्या है
सिकुड़ जाती है। जो इसका ये लेवल था ये धीरे धीरे क्या होती है, सिकुड़ती है। क्या होती है, सिकुड़ती है। इस कोशिका का यानी सेल का होता क्या है, कंस्ट्रिक्शन होता है। कंस्ट्रिक्शन होता है। सेल में क्या होता है, कंस्ट्रिक्शन होता है ना, सिकुड़ता है। सिकुड़ना है ना, क्या, सिकुड़ना। सेल का क्या, सिकुड़ना। कब, जब अधिक लवण वाले विलयन में कोशिका को रखा जाता है तो क्या होता है, वह सिकुड़ जाती है। इसके सिकुड़ने का इनमें से कौन सा वजह है? क्या वो लवणीय जल कोशिका में प्रवेश करता है? क्या जल बाह्य प्रासरण द्वारा बाहर निकलता है? क्या कोशिका द्रव विघटित हो जाता है? क्या खनिज लवण कोशिका भित्ति को तोड़ देता है? इनमें से कौन ऐसा रीजन है जो इसके वजह से होता है? किसके वजह से? अधिक लवण वाले विलयन में जब हम कोशिका को रखते हैं ताकि उस कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। ठीक है, सवाल नंबर 2 आप सबके सामने। सवाल नंबर 2 आप सबके सामने। अब देख लीजिए, जैसे ही आप अधिक लवण वाले विलयन में किसी कोशिका को आप डालेंगे, एक्चुअली वो परिवर्तन क्या होगा, वह परिवर्तन क्या होगा, निश्चित रूप से वह ऑप्शन ए नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि कहता है इसमें क्या कि लवणीय जल कोशिका में प्रवेश कर जाता है ना। लवणीय जल क्या होता है, कोशिका में प्रवेश प्रवेश नहीं करता है ना, प्रवेश नहीं करता। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑप्शन सी आप एलिमिनेट किए होंगे। करता क्या है, ये द्रव जो लिक्विड उसमें होते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, जो लिक्विड होते हैं, यह लिक्विड क्या करता है, विघटित हो जाता है। विघटित होता नहीं। ऑप्शन डी आप एलिमिनेट किए होंगे। क्यों? क्योंकि खनिज लवण कोशिका भित्ति को तोड़ देता है। इस कोशिका भित्ति को तोड़ने का खनिज लवण कोई कार्य ऐसा नहीं करता है, आप सबको पता है। अब इस तरह से देख लीजिए, जैसे ही हम लोगों ने इस तथ्य पर ध्यान दिया, इस सेल्स पर ध्यान दिया और सेल्स में होने वाले फंक्शंस पर ध्यान दिया, निश्चित रूप से हम पहुंचते हैं अपने सही आंसर तक और देखते हैं कि 3 ऑप्शन हमारे क्या होते हैं, एलिमिनेट हो जाता है। और 3 यदि एलिमिनेट हो गया तो एक ऑप्शन बचते हैं यहाँ पर, वो ऑप्शन क्या है, बी। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा सवाल नंबर 2 का, बिल्कुल सही है। यानी जल बाह्य प्रासरण द्वारा क्या होता है, बाहर निकलता है ना। जल बाह्य प्रासरण द्वारा क्या होता है, बाहर निकलता है ना। निश्चित रूप से जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा सवाल नंबर 2 का, बिल्कुल सही है। और चलिए इन्हीं सारे तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने। यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है, अब देखिए कोशिका और इसका साइज, मतलब साइज ऑफ द सेल, साइज ऑफ साइज ऑफ सेल, कोशिका की आकार है ना, न्यूनीकृत होती है। यानी मान लीजिए कि स्मॉलेस्ट होती है, सबसे ज़्यादा छोटी, यानी कि सबसे अपने सूक्ष्म स्थिति में होती है, स्मॉलेस्ट कंडीशन में। जब यह एक विलियन में सब रख दी जाती है नहीं, रख दी जाती है, रख दी जाती है, ऐसा विलियन होता है। अब देखिए किस विलियन में इस कोशिका को रखने पर वो कंस्टिट कर जाती है, अपने न्यूनतम आकार में बदल जाती है। न्यूनतम आकार में, आकार में बदल जाती है। अब वो कौन सा विलियन है जो कोशिका को रखने पर न्यूनतम आकार में क्या होती है, बदल जाती है। न्यूनतम आकार में बदल जाती है, न्यूनतम आकार में बदल जाती है। कौन सी ऐसी कोशिका होगी जो न्यूनतम आकार में बदल जाती है? क्या वो हाइपोटोनिक होती है, क्या वो आइसोटोनिक होती है, क्या वो हाइपरटोनिक होती है, या संतृप्त विलयन होती है? ये सभी के सभी क्या है, विलयन है। आपको सिर्फ ये सिलेक्ट करना है, जिसको कोशिका यदि रखा जाए इस विलयन में, ये क्या करेगी, अपने न्यूनतम लेवल पर पहुंच जाती है। सवाल नंबर 3 आप सबके सामने। निश्चित रूप से आप सभी अपने आंसर तक पहुंच पाए होंगे। अब देखिए कि ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन सी नहीं हो सकता, संतृप्त विलियन भी नहीं हो सकता। यानी 4 ऑप्शंस में 3 हमारे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। और निश्चित रूप से इस तरह से हमारा जो एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन क्या है, बी। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी जिनका आ रहा होगा बिल्कुल सही है। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। और चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल लेंगे। और अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने। एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है। यानी चर्चा किया जा रहा है सेल का, और कहता है क्या, इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है।
वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज करता है। वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है, यानी बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ जाता है, शेल का वॉल्यूम इंक्रीज करता है। कब? क्या वह एक समप्रासरी विलयन में रखा जाता है, क्या वह एक अति परासरी विलयन में रखा जाता है, क्या वह एक अल्प परासरी विलयन में रखा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 4 आप सबके सामने, सवाल नंबर 4 आप सबके सामने। निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे, अब तक का प्रीवियस क्वेश्चन भी आप देखे होंगे, इसके ठीक पहले वाले क्वेश्चन का कहीं ना कहीं वो कंसेप्ट वहां से रिलेटेड है कि शेल को रखा जाता है इस विलियन में, तो वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज करता है, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा। तो कौन ऐसा विलियन है जिसमें वॉल्यूम बढ़ेगा? अब देख लीजिए, ऑप्शन ए में यदि आप रखेंगे समप्रासरी विलियन यदि होगा, इसमें क्या होता है, इंक्रीज करता है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, एलिमिनेट होगा। बाकी ऑप्शन देखा जाए, अब देखिए ऑप्शन बी भी हमारा एलिमिनेट हो, क्यों? अति परासरी विलियन में तो होगा नहीं, अति परासरी भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, है नहीं। और अब देखिए ऑप्शन डी नहीं होगा, तो 4 ऑप्शंस में 3 हमारे एलिमिनेट हो गए। निश्चित रूप से जिनका भी सवाल नंबर 4 का आंसर ऑप्शन सी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। यानी अल्प परासरी विलियन में यदि रखा जाता है, यह सेल का जो वॉल्यूम होता है वो क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। सेल का वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज करता है। किस विलियन में, है नहीं, किस विलियन में रखते हैं, एक अल्प परासरी विलियन यदि है, इस विलियन में यदि सेल को रखा जाता है, यदि सेल को आप रखेंगे, सेल के रखने से इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज करता है नहीं, बढ़ जाता है। वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, किसमें, एक अल्पराशरी विलियन में रखे जाने पर, किसको, कोशिका को। ठीक है, चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल लेंगे। और अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने। बीज फूलते हैं जब जल में रखा जाता है। अब देख लीजिए, एक्चुअली है क्या यहाँ पर, ये मान लीजिए वाटर है ना, और ये इस वाटर में रखा जाता है किसको, बीज। इसमें रखा गया सीड को, है नहीं। जैसे ही सीड को रखा जाता है, कहता है ये फूल जाता है, क्या हो जाता है, ये फूल जाता है। मतलब यदि इतने सूक्ष्म बीज को आपने रखा है, यह क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा इस लेवल में, है नहीं। इस तरह से सीड क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, फूल जाता है जब जल में रखा जाता है। अब क्या वजह है कि सीड जब आप पानी में रखेंगे, जल में रखेंगे, वह फूल जाता है, यानी बीज का आकार जो होता है, वॉल्यूम जो होता है उसका बढ़ जाता है। क्या वो प्रासरण के कारण, मतलब अब आपको बताना ये है, सवाल खुद ये अपने आप को एक्सेप्ट करता है और आपको बता रहा है कि बीज वाकई फूल जाता है। आपको बताना ये है कि वह बीज जो फूलता है वो किसकी वजह से फूलता है। आखिर क्या ऐसा वहाँ होता है बीज के साथ उस पानी में रखने पर, जिसके वजह से वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। क्या वो परासरण के कारण होता है, क्या अंतः शोषण के कारण होता है, क्या जलीय अपघटन के कारण होता है, क्या जीव द्रव्य कुंचन के कारण होता है। सवाल नंबर 5 आप सबके सामने, सवाल नंबर 5 आप सब, एक्चुअली होता क्या है, जैसे ही इसमें आप पानी में क्या करेंगे, बीज को रखेंगे, किसको, सीड को, इसके आकार इतना यदि है, इसके आकार क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, यानी कि आप फूल कर जाता है। फूलने का मतलब क्या होता है, एक्सपेंड कर जाता है, क्या करता है, एक्सपेंड होता है, फैलता है। ये जो एक्सपेंड करता है, यह एक्सपेंड किसके वजह से होता है नहीं, यह जो एक्सपेंड होता है बीज में, यह किसकी वजह से होता है, यह एक्चुअली प्रासरण के कारण नहीं होता है, क्योंकि उसकी प्रासरण में क्या होता है, वो निकल जाता है। जलीय अपघटन के कारण नहीं होता है, जीव द्रव्यी कुंचन के कारण बिल्कुल नहीं होता है। शीर के आकार जो एक्सपेंड करता है, वजह उसका क्या होता है, अंतः शोषण के कारण, यानी बीज पानी को सोखता है, और जैसे ही बीज पानी को सोख लेता है तो उसके वॉल्यूम क्या होते हैं, उसके आकार क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, मतलब वो फूल जाता है। किसके वजह से, अंतः शोषण के कारण, यानी बीज का जो एब्जॉर्प्शन किया ऑफ वाटर, कहते क्या इसको, सीड के द्वारा, है नहीं, ये सीड के द्वारा क्या हुआ, सीड द्वारा वाटर का, वाटर का एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन,
शीट द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन। और ये एब्जॉर्प्शन किसको कहते हैं? अवशोषण। क्या बोलते हैं उसको? अवशोषण। क्या बोलते हैं? अवशोषण। तो वो अवशोषण जब करेगा क्या होगा? वो अपने आप उसका आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इन्हीं सारे तथ्यों के साथ हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। और इस सवाल नंबर 5 में जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही है। और चलिए इन्हीं सारे तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आप सबके सामने। अब ये देखिए सवाल नंबर 6 आपसे क्या कहता है? लकड़ी के बने दरवाजों का वर्षा ऋतु में फूलना। अब देख लीजिए, लकड़ी, एक चीज तो आप जान रहे हैं यहाँ प्रयोग क्या कर रहा है? लकड़ी। अब इस लकड़ी पर, है नहीं, चाहे ये दरवाजा हो, एक्चुअली दरवाजा शब्द का ही वहां इस्तेमाल किया है नहीं, ये आप मान लीजिए क्या है? डूर है। नहीं, ये क्या है? डूर है। और ये डूर है किसका? वुड का है। और इस वुड पर, वुड मतलब लकड़ी, इस वुड पर क्या होगा? वाटर, है नहीं, वर्षा ऋतु में फूलना। दरवाजों का वर्षा ऋतु में फूलना, यानी कि वाटर उस पर पड़ने के कारण, यानी लकड़ी के इस दरवाजे पर जब पानी का बूंदा पड़ेगा, यानी या वर्षा की बूंदे इस पर पड़ेगा, तो होगा क्या? इसकी आकार जो आप ये देख रहे हैं, धीरे धीरे इसकी आकार क्या होता? थोड़ा बढ़ जाता है। क्या हो जाता? मान ली इतना ये आकार में था, तो लेयर उसका क्या होगा? थोड़ा थोड़ा फूल जाएगा। क्या होगा? थोड़ा फूल जाएगा। अब ये देख लीजिए, है नहीं, ये आकार इसका देखिए, ये इसका एक्सपेंड करना हो गया, है नहीं, ये इस रूप से इस रूप में क्या होगा? बदल जाएगा। ये जो दूर है, ये किसका? वुड का है। वाटर पड़ता है, चाहे वर्षा का पानी हो या कोई भी पानी देंगे, तो इसका जो साइज है लकड़ी का, इस दरवाजे का साइज थोड़ा क्या होगा? इंक्रीज करेगा। चाहे वो इंक्रीज जिस लेवल में भी करे, जिस लेवल मतलब क्या, जहां जहां पानी का अंश होगा, जहां जहां वर्षा की बूंदे पड़ेगा उस पर, है नहीं, वहां वहां क्या होगा? लकड़ी अपने आप क्या होगा? फूलेगा। और ये जो लकड़ी अपने आप फूलता है, उसका साइज बढ़ जाता है। अब आपको सिर्फ ये बताना है, ये जो लकड़ी का फूलना है, लकड़ी के दरवाजे का वर्षा की बूंद पड़ने के बाद उसका फैलना या फूलना जो है, ये जो एक्सपेंड करता है, यानी क्या करता है? एक्सपेंड करता है। यह एक्सपेंड किस वजह से करता है? क्या वो अंतः प्रासरण के कारण होता है? क्या वो अंतः शोषण के कारण होता है? कोशिकत्व के कारण होता है? या बीजीव द्रव्य कुंचन के कारण होता है? देखिए लगभग इसके ठीक प्रीवियस क्वेश्चन आप लोगों ने देखा था कि लकड़ी के इस आकार का बढ़ना या कोशिका का आकार का बढ़ना किस वजह से होता है, आप सबको पता है। एक्चुअली यह, इस लकड़ी ने क्या किया, या लकड़ी के बने इस दरवाजे ने क्या किया? वर्षा की बूंदों को एब्जॉर्ब किया, है नहीं, इस वाटर को क्या किया? एब्जॉर्ब किया। वाटर को क्या किया? एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब मतलब क्या किया? अवशोषण किया। क्या किया? अवशोषण। और अवशोषण किया किसका? वाटर का। वजह क्या हो गया? फूल गया। अब देख लीजिए, क्या ऑप्शन डी होगा? बिल्कुल नहीं। क्या ऑप्शन ए होगा? बिल्कुल नहीं। अब देखिए दो ऑप्शन हमारे पास है, और इसी दोनों में से कोई ना कोई हमारा आंसर है। सवाल नंबर 6 आप सबके सामने। अब देख लीजिए, इन सारे तथ्यों पर यदि आप ध्यान दिए होंगे, तो निश्चित रूप से आप जो है ऑप्शन सी को एलिमिनेट किए होंगे, यानी कोशिकत्व के कारण नहीं होता है। कोशिकत्व के कारण क्या होता है? पानी का वाट ऊपर की तरफ बढ़ना, है नहीं, यानी क्या? लैंप में, लैंप में तेल का ऊपर चढ़ना। लैंप में तेल का ऊपर चढ़ना, ये किसके वजह से होता है? इसके केशिकत्व के कारण। लेकिन अब देखिए चार ऑप्शन में तीन हमारे क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन क्या है? डी। निश्चित रूप से जिनका भी आंसर सवाल नंबर 6 का ऑप्शन बी आ रहा होगा बिल्कुल सही है, यानी कि पानी का एब्जॉर्प्शन हुआ। पानी को लकड़ी ने क्या किया? सोख लिया। और जहां जिस लेवल में वो पानी को सोखेगा, उसी लेवल में उसके आकार क्या होगा? थोड़ा फैल जाएगा। ठीक है, चलिए सारे तथ्यों पर भी ध्यान दिए होंगे, और उम्मीद है कि ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हुआ होगा। आइए इसी तरह के नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने। उर्वरकों की, है नहीं, उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है। अब देख लीजिए, उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर। अब ये फर्टिलाइजर मतलब क्या? उर्वरक। इसकी उर्वरक की मात्रा जो है
आपको जरूरत क्या है 20%। एक एग्जाम्पल्स मान लीजिए, आपको जरूरत क्या है, नीड है कितना 20%। आपने क्या कर दिया, इसका 30% से 50% यूज कर दिया, है ना। क्या किया आपने, जरूरत है 20%, लेकिन आपने क्या किया 30 यानी कि 30% से 50% आपने क्या कर दिया, उसकी मात्रा को बढ़ा दिया। जरूरत था इतना, नीड कितने 20%, आपने क्या कर दिया 30% से 50% आपने उसका प्रयोग बढ़ा दिया। और ऐसा करने से क्या होता है, प्लांट डेड कर जाता है। ऐसा प्रयोग जैसे ही करते हैं, इस प्रयोग की वजह से क्या होता है, प्लांट में परिवर्तन आता है। अर्थात ये प्लांट क्या हो जाता है, डेड कर जाता है। प्लांट क्या कर जाता है, डेड कर जाता है। अब देखिए, ये जो डेड कर जाता है प्लांट, प्लांट जो डेड कर गया, इस डेड करने का काउज आपको बताना है। क्या बताना है, इसके काउज मतलब क्या, कारण। आखिर प्लांट का मृत्यु क्यों हुआ, प्लांट के मृत्यु होने का कारण क्या था। पहला क्लू क्वेश्चन क्या दे रहा है कि हमने फर्टिलाइजर का प्रयोग कर दिया, जरूरत था 20% का, या मान लिया 20 kg का, हमने क्या कर दिया 30 से 50 kg प्रयोग कर दिया। ऐसा उर्वरक का इस्तेमाल, इतने मात्रा अधिक मात्रा में उर्वरक के प्रयोग से पौधा क्या हो गया, मृत हो गया, डेड हो गया। अब वजह क्या था, क्या अंतः प्रसारण के कारण मरा, क्या बाह्य प्रसारण के कारण मरा, क्या अंतः शोषण के कारण मरा, या अस्फीति के कारण मरा, है नहीं। कौन सा कारण हो सकता है जिसके वजह से पौधा क्या हो गया, डेड कर गया। सवाल नंबर 7 आप सबके सामने, सभी लोग आंसर करते चलेंगे, सभी लोग आंसर करते चलेंगे। अब देख लीजिए, यह पौधा जो डेड किया अस्फीति के कारण नहीं, अंतः शोषण के कारण नहीं, अंतः प्रसरण के कारण नहीं, यानी 4 ऑप्शन 3 हमारे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। एक ऑप्शन बचता है, क्या है, ऑप्शन बी। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 7 का जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। और चलिए इन्हीं सारे तथ्यों के साथ हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। और अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, पौधों में जल का परिवहन होता है नहीं। पौधों में यानी प्लांट में जल का ट्रांसपोर्ट होता है। जल का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट। ये जल का ट्रांसपोर्ट जो होता है किसके वजह से होता है, किस प्रोसेस से द्वारा होता है, किसके किस पार्ट के द्वारा होता है नहीं। पौधों में जल का क्या होता है, परिवहन होता है नहीं, ट्रांसपोर्ट किस में, प्लांट में। और आपको बताना है पार्ट का नाम, इसका नाम बताना है पार्ट, यानी पौधा का कौन सा भाग है जिससे जल का ट्रांसपोर्ट होता है, किसमें, पौधे में, प्लांट्स में। क्या वो कैम्बियम होता है, क्या वो फ्लोएम होता है, क्या वो जाइलम होता है, क्या बाह्य त्वचा होता है। अब देख ली ऑप्शन, सबसे पहले तो आप ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर दिए होंगे, उसके बाद ऑप्शन ए एलिमिनेट कर दिए होंगे। अब दो ऑप्शंस आपको बचते हैं जो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, किसमें, प्लांट में। प्लांट में ट्रांसपोर्ट करने का काम फ्लोएम करता है या फिर जाइलम करता है, ठीक है। आपको बताना सिर्फ ये है कि प्लांट में जो जल का परिवहन होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होता है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करता कौन सा है, क्या फ्लोएम करता है या फिर जाइलम करता है। सवाल नंबर 8 आप सबके सामने, आप देख लीजिए, निश्चित रूप से आप ऑप्शन बी को एलिमिनेट किए होंगे। क्यों, क्योंकि जो जल का ट्रांसपोर्ट होता है पौधे में वो किसके वजह कारण होता है, जाइलम पार्ट होता है। जाइलम को आप समझें, या फ्लोएम क्या करता है। एक चीज तो आप जानते हैं, किसी भी प्लांट में, है नहीं, किसी भी प्लांट में, किसी भी प्लांट में क्या होता है नहीं, सॉइल से। अब यहाँ पे क्या होता है, वाटर होता है, क्या होता है, वाटर, ठीक है। अब ये सॉइल से वाटर जो ऊपर की तरफ जाता है, इस तरह से पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचता है। ये विभिन्न भागों तक पहुँचाने का काम, ये जो काम करता है ये कौन करता है, जाइलम करता है। कौन करता है ये, जाइलम करता है। कौन करता है, जाइलम करता है। अब जैसे ही ये वाटर खनिज लवण सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस की क्रिया। पौधे में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। और इस फोटोसिंथेसिस के बाद क्या बनता है, फूड बनता है। अब ये जो बना हुआ फूड है पौधे में, इसका होता क्या है, ट्रांसपोर्ट होता है नहीं, इसका क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। और ये ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है, प्लांट, है नहीं, डिफरेंट पार्ट में,
डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट पार्ट में होता है ट्रांसपोर्ट, किसका, फूड का। तो फूड का जो ट्रांसपोर्ट होगा ये कौन करता है, फ्लोएम करता है। अब देख लीजिए, सबसे पहले शुरुआत हम लोगों ने यहाँ किया सॉइल, और सॉइल में जो वाटर हम रहता है, इस सॉइल वाटर को एब्जॉर्ब करता है कौन, रूट एब्जॉर्ब किया। और रूट सिस्टम में होता क्या है कि जाइलम होता है नहीं। और प्लांट के अदर भाग में क्या होते हैं, फ्लोएम भी होता है। यह जाइलम क्या करता है, खनिज लवण नाइट्रोजन जल को जमीन से लेकर के पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जाइलम जैसे ही वाटर खनिज लवण को पौधे के फूल पत्तियों तक पहुंचाया, इन पत्तियों में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा क्या होते हैं, फूड का निर्माण होता है। उस फूड का भी क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है, प्लांट में होता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में। और ये जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो फूड बनते हैं, उस फूड का पौधे के विभिन्न भागों तक जो पहुंचाया जाता है, वो काम करता है कौन, फ्लोएम। वह काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। जबकि जल खनिज लवण नाइट्रोजन जो पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, ये कौन करता है, जाइलम। आपसे पूछा क्या जा रहा था कि पौधे में जल का परिवहन होता है, पौधे में जल का परिवहन किसके वजह से होता है, जाइलम। मतलब जाइलम का ही काम होता है कि खनिज लवण नाइट्रोजन जल जमीन से अब्जॉर्ब कर करके पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। और जब ये पौधा विभिन्न भागों तक पहुंचा देता है, तो इनके पत्तियों में, यानी कि जब फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप क्या होते हैं, फूड का निर्माण होता है। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा निर्मित फूड जो है, भोज्य पदार्थ जो है, वह भोज्य पदार्थ पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। और जिस ऑर्गेन के द्वारा यह पहुंचाया जाता है, वो क्या होता है, फ्लोएम होता है। जाइलम और फ्लोएम दो पार्ट होते हैं जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। उम्मीद है सारे लोग सवाल नंबर 8 को समझे होंगे, इससे जुड़े हुए अन्य तथ्यों पर भी ध्यान दिए होंगे, है ना। और अपने सही आंसर यानी ऑप्शन सी तक पहुंच पाए होंगे। जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। और चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल लेंगे। और अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। भूमि में पौधों के जड़ों, यानी सबसे पहले सॉइल में, सबसे पहले सवाल क्या करता है, सॉइल, सॉइल में क्या, प्लांट, और इस प्लांट में क्या, प्लांट का रूट, नहीं, प्लांट का रूट। इसमें जो अवेलेबल अवेलेबल क्या होता है, वाटर। अब ये वाटर अवेलेबल होता है, ये बात तो आप जानते हैं। लेकिन यह किस रूप में होता है, कोशिका जल होता है, आर्द्रता ग्राही जल होता है, गुरुत्वीय जल होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। कौन सा, भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल जो होता है, किस फॉर्म में होता है ना। सवाल नंबर 9 आप सबके सामने। हाँ, अब देख लीजिए, अभी अभी आप लोगों ने देखा, एक तो जाइलम था, दूसरा क्या था, फ्लोएम। और ये जाइलम और फ्लोएम दोनों करता क्या है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, परिवहन का काम करता है। यह जाइलम जो है, यह वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, नहीं, क्या करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। और वाटर ट्रांसपोर्ट कहाँ करता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में ट्रांसपोर्ट करता है। तो चूंकि ये जो करता है जाइलम के द्वारा, जाइलम और फ्लोएम पौधे में पाए जाने वाले हैं क्या, ये सब कोशिका है। क्या बोलते हैं इसको, शेल बोलते हैं। शेल मतलब क्या, कोशिका, आप सबको पता है। इसी कोशिका के माध्यम से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, जाइलम के द्वारा और फ्लोएम के द्वारा। जाइलम जल का जो परिवहन होगा, क्योंकि आपको जल उपलब्ध जो होता है, कहता है वो किसके माध्यम से, जाइलम के माध्यम से। यह भी कोशिका, यह भी क्या है, कोशिका। ये फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा और ये जल का ट्रांसपोर्ट करेगा। तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल जो होता है, वो किसके माध्यम से, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर क्या है, शेल है, कोशिका। निश्चित रूप से आप ऑप्शन डी को एलिमिनेट किए होंगे, ऑप्शन सी को एलिमिनेट किए होंगे, और ऑप्शन बी भी एलिमिनेट किए होंगे। चार ऑप्शन में तीन आपके क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। क्यों, क्योंकि यह क्या, कोशिका, और कोशिका के माध्यम से ये जल उपलब्ध होता है, अर्थात वो क्या होता है, कोशिकीय जल। इसी रूप से जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा होगा सवाल नंबर 9 का, वो बिल्कुल सही है। और चलिए इसी तरह से सभी लोग आंसर करते चलेंगे, कमेंट के माध्यम से बताते चलेंगे। और उम्मीद है कि सभी लोग
इन सारे तथ्यों को भी समझ पाए होंगे और अपने सवाल नंबर 9 के सही आंसर यानी ऑप्शन ए तक पहुंच पाए होंगे। और चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल लेंगे। अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने। अब ये सवाल देखिए क्या था, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर सवाल क्या कर रहा है, हिंदी जो नहीं समझ पा रहे होंगे यहाँ से देखेंगे, प्लांट का ग्रोथ से संबंधित सवाल है। क्या? प्लांट का ग्रोथ यानी प्लांट ग्रोथ। और इस प्लांट ग्रोथ के लिए नीड होता है नहीं, या फिर क्या बोलते हैं रिक्वायर होता है नहीं, रिक्वायर्ड होता है। अब कितने पदार्थ होते हैं उसमें, क्या 6 होते हैं, 10 होते हैं, 16 होता है, 21? प्लांट के वृद्धि के लिए, प्लांट ग्रोथ के लिए आवश्यक रिक्वायर्ड है नहीं एलिमेंट कितने होते हैं। सवाल नंबर 10 आप सबके सामने। अब देख लीजिए, वो जो जरूरत होता है वो 21 नहीं होता है, 10 नहीं होता, और टोटल 16 ऐसे एलिमेंट होते हैं। इतने एलिमेंट होते हैं है नहीं। और ये एलिमेंट होते हैं नीड, रिक्वायर्ड होते हैं किसके लिए, ये रिक्वायर्ड किसके लिए होते हैं, प्लांट ग्रोथ के लिए। ठीक है, उम्मीद है सभी लोग अपने सही आंसर तक पहुंच पाए होंगे, यानी क्या ऑप्शन सी। टोटल कितने होते हैं, 16 होते हैं। कितने होते हैं, 16 होते हैं। 16 ऐसे एलिमेंट होते हैं जो प्लांट ग्रोथ के लिए क्या होता है, काफी आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल लेंगे। अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, धान का खैरा रोग। हाँ यहाँ पर आप देखिए, धान मतलब आप सब समझ रहे हैं क्या, पैडी नहीं। और इस पैडी में क्या होता है, ये खैरा रोग होता है डिजीज होता है। क्या होता है, डिजीज होता है। और ये डिजीज क्या बोलते हैं, खैरा डिजीज। क्या बोलते हैं, खैरा डिजीज। क्या बोलते हैं, खैरा डिजीज। यह खैरा डिजीज जो होता है इसका काउज क्या होता है, किसके वजह से होता है, क्या वो जस्ता के वजह से होता है, कॉपर की वजह से होता है, या कैल्शियम की वजह से होता है, या मैग्नीशियम की वजह से होता है। यानी कि धान का खैरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी से, यानी कौन सा ऐसा तत्व कम हो जाए या उसकी कमी हो जाए धान के पौधे में, तो ये धान में क्या हो जाएगा, खैरा रोग, या उसी को बोलते हैं क्या, लघुपत रोग। खैरा रोग कहें या लघुपत, यानी जनरली खैरा रोग ज़्यादा फेमस है। और हर एक एग्जाम में आप देखेंगे टर्म जो यूज किया जाता है वो क्या होता है, खैरा रोग ही होता है। खैरा रोग पैडी में होता है, वजह क्या होता है, इस वजह को आपको बताना है, कौन सा ऐसा तत्व है जिसके वजह से ये होता है नहीं, जिसके वजह से यह रोग होता है, खैरा रोग किसके वजह से। अब देख लीजिए कौन सा वजह होगा। सवाल नंबर 11 आप सबके सामने, क्या वो मैग्नीशियम होता है, बिल्कुल नहीं। कैल्शियम होता है, बिल्कुल नहीं। कॉपर होता है, नहीं। यानी चार ऑप्शन तीन हमारे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। इसमें जो यह खैरा रोग होता है नहीं, यह रोग खैरा रोग जो होता है, तत्व जो होता है, एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, जस्ता होता है। जस्ता की यदि कमी हो जाए धान की खेती में, धान के पौधे में, तो क्या हो जाता है, उसमें खैरा रोग हो जाता है। ठीक है, और यदि जस्ता की प्रचुरता है तो कोई खैरा रोग नहीं होता है ना। और इसी के कमी से ही, जस्ता की कमी से, जिंक की कमी से ही होता है। खैरा रोग किसकी कमी से, जिंक की कमी से होता है यह रोग। ठीक है, उम्मीद है जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आया होगा, सभी बिल्कुल सही आंसर दिए है नहीं। ऑप्शन ए जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही है। और चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल लेंगे। और अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने। अब यह सवाल देखिए आपसे क्या कहता है, फूल गोभी का बिटेल रोग। हाँ अब देख लिए, फूल गोभी संबंधित हम लोगों ने कई सवाल किए हैं प्रीवियस सेशन में। बैक सेशन में आप लोग काफ़ी सवाल से रूबरू हुए होंगे, जो फूलगोभी है नहीं, कॉलीफ्लावर, कैबेज, इन सारे प्लांट से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हम लोगों ने देखे थे। और यहाँ पर देखिए पुनः एक सवाल, फूलगोभी का जो बिटेल रोग होता है। एक्चुअली एक बात तो आप स्पष्ट हो जाइए, कभी कभी क्या पूछेगा कि फूलगोभी में कौन सा रोग होता है, इसमें जो रोग होता है उसको क्या कहते हैं। यहाँ पर रोग ही दे दिया, क्या दे दिया, बिटल बिटेल रोग। कभी क्या पूछ देगा कि फूलगोभी में कौन सा रोग होता है, इसमें रोग का नाम लिख देगा। कभी अभी यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है सवाल कि फूलगोभी का बिटेल रोग जो होता है वो किस एलिमेंट की कमी से होता है, क्या वो जिंक की वजह से होता है, क्या वो मोबिडेनम की वजह से होता है, क्या वो कॉपर की वजह से होता है, क्या वो मैग्नीशियम की वजह से होता है, किसके वजह से होता है। सवाल नंबर 12 आप सबके सामने। अब देख लीजिए सबसे पहले तो ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। जिंक तो धान में खैरा रोग इसकी कमी से होता है। एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन क्या है, बी। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आया होगा बिल्कुल सही है।
ऑप्शन बी जिनका आया होगा बिल्कुल सही है। और चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल लेंगे और अगला सवाल आप सबके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप, पत्तियों की हरी महीनता किसकी कमी से होता है? यानी कि पत्तियों का हरी महीनता जो होता है, लीफ में ये रोग होता है। ये हरी महीनता नामक डिजीज ही समझ लीजिए, ये क्या होता है, डिजीज ही होता है। और ये किसके वजह से होता है? इसका काउज क्या होता है? काउज यानी कि लैक, इसमें सिर्फ क्या है, लैक। और ये लैक किसका होगा? क्या वो कैल्शियम है, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम है, या फिर कॉपर है? किसकी कमी से होगा? सवाल नंबर 13। हाँ, अब देख लीजिए, वो तो कॉपर क्या नहीं हो, मोलिब्डेनम नहीं होगा, कैल्शियम नहीं होगा, यानी जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। सवाल नंबर, यानी ये क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम होता है, ठीक है। और मैग्नीशियम की वजह से ही पत्तियों का क्या होता है, हरी महीनता नामक डिजीज हो जाता है, ठीक है। चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल लेंगे। अगला सवाल आप सबके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया वेपोराइजेशन, है नहीं, पौधों में वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन कहें तो क्या, वेपोराइजेशन, राइजेशन की क्रिया। ये वेपोराइजेशन किसकी प्रक्रिया है? यह प्रक्रिया इनमें से क्या है? पौधों में जो वेपोराइजेशन होते हैं उसका वजह इसमें से क्या, क्या प्रकाश शोषण है, क्या जल हानि है, या खाद्य उत्पादन है, या शोषण है? पौधों में वेपोराइजेशन की क्रिया जो होती है इसके क्या होते हैं, कौन सी प्रक्रिया कही जाती है? सवाल नंबर 14 आप सबके सामने। अब देख लीजिए, वेपोराइजेशन की वजह से आप तो ऐसे भी जानते हैं जल का हानि होता है, यानी कि जल गर्म होकर के वाष्पित हो जाता है, मतलब जल का कमी हो जाता है। तो खाद का उत्पादन नहीं, यानी यानी लैक ऑफ वाटर हो जाता है। क्या हो जाता है ये? लैक ऑफ वाटर। क्या हो जाता है? लैक ऑफ वाटर, या कहेंगे डिक्रीज होता है। क्या हो जाता है? डिक्रीज होता है। क्या डिक्रीज होता है? वाटर। क्या डिक्रीज होता है? वाटर की कमी हो जाती है। डिक्रीज हो जाता है क्या? वाटर, यानी लैक ऑफ वाटर हो जाता है नहीं। निश्चित रूप से जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा होगा बिल्कुल सही है, यानी पौधों में वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वह एक्चुअली जल हानि है, यानी डिक्रीज इन वाटर, या फिर वेपोराइजेशन प्रोसेस जो होता है लैक ऑफ वाटर हो जाता है। क्या होता है? लैक ऑफ वाटर। यानी मान लीजिए ये किसी भी पॉट में भी यदि वाटर है नहीं, और जब इसमें वेपोराइजेशन क्रिया होगी, वेपोराइजेशन क्रिया में क्या होगा, वाटर है, और ये वाटर क्या होगा, चेंज होगा। वाटर चेंज होगा किस में? गैस में चेंज होगा। निश्चित रूप से वाटर का जो अमाउंट होगा, ये जो अमाउंट ऑफ वाटर होगा ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, यानी क्या, घटेगा, ठीक है। उम्मीद है सभी लोग सवाल नंबर 14 समझ पाए होंगे। और चलिए इन्हीं सारे तथ्यों के साथ हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आप सबके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? जल बिंदुओं के रूप में, है नहीं, वाटर स्पॉट, वाटर बबुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर बबुल। और इस रूप में क्या होता है? डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय क्या होता है? वाटर। और ये डिस्ट्रॉय जो वाटर होता है इसका काउज क्या है ना, किसके वजह से होता है? काउज मतलब कहें कि एक्टिविटी, किस एक्टिविटी के वजह से होता है? एक्टिविटी, किस एक्टिविटी के वजह से ऐसा होता है? क्या वो वाष्पीकरण है, क्या वो शत्रवन है, क्या वाष्प उत्सर्जन है, क्या वो बिंदु स्राव है? किसके वजह से होता है? जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? जल की हानि क्या, यानी वाटर बबुल जो होते हैं, वाटर बबुल के रूप में डिस्ट्रॉय ऑफ वाटर एक्टिविटी किस एक्टिविटी की वजह से होता है? सवाल नंबर 15 आप सबके सामने। निश्चित रूप से आप लोग सही आंसर तक पहुंच पाए होंगे। वो वाष्पीकरण नहीं होता, वो स्रवण नहीं होता, वाष्प उत्सर्जन नहीं होता, यानी क्या होता है, बिंदु स्राव के कारण होता है। वाटर बबुल जो होता है बिंदु स्राव के कारण होता है नहीं। निश्चित रूप से जिनका भी आंसर सवाल नंबर 15 का डी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे और अगला सवाल आप सबके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन में होता है, अब ये वेपोराइजेशन होता है, वेपोराइजेशन, ये वेपोराइजेशन जो होता है, इस वेपोराइजेशन में होता क्या है? एक्टिविटी इसमें आपको बताना है। क्या बताना है? एक्टिविटी। आखिर इसमें होता क्या है? पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है,
क्या वेपोराइजेशन में ऐसा होता है? पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता है, पत्तियों से पानी बूंद के रूप में निकलता है, पत्तियों से ऑक्सीजन निकलती है। क्या वेपोराइजेशन में ऐसा होता है? सामान्यतः वेपोराइजेशन आप सब समझते हैं, यानी कि पानी को आप कहीं रख दें या जल, नदी, तालाब, समुद्र, पोखरे में पानी जो जमा होता है, टेम्परेचर बढ़ने के बाद वेपोराइजेशन होता है। और वेपोराइजेशन क्या होता है कि वाटर चेंजेज इनटू गैस, वाटर चेंजेज इनटू गैस। यह प्रक्रिया क्या होती है? जल गर्म होकर के वाष्पित होता है नहीं, यानी जल का इसमें हानि होती है नहीं, यानी। और इसमें से आपको बताना है कि जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है प्लांट में, उसका क्या वजह हो जाता है। वाष्पोत्सर्जन जो होती है प्लांट में, उसमें क्या होता है नहीं। सवाल नंबर 16 आप सबके सामने। हाँ, अब देख ली, सबसे पहले ऑक्सीजन निकलती है, तो ये तो होता नहीं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होता है। ये क्रिया कहाँ होगी? फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में ऐसी क्रिया होती है नहीं। लेकिन यहाँ पर कहता है कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया, वाष्पोत्सर्जन क्रिया में जो एक्टिविटी होता है नहीं, वाटर, है नहीं, वाटर क्या होता है? चेंज होता है। वाटर चेंज होता है किसमें? गैस में चेंज होता है। और ऐसा किसके वजह से होता है नहीं, ऐसा किसके वजह से होता है। सवाल नंबर 16 आप सबके सामने। यानी ऑप्शन सी नहीं हो सकता, ऑप्शन ए नहीं हो सकता, यानी चार ऑप्शन से तीन हमारे। इन सारे तथ्यों पर ध्यान देने के बाद, है नहीं, समझ में आता है कि तीन ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे। एक ही ऑप्शन से, वो क्या है? ऑप्शन बी। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। होता क्या है उसमें? पत्तियों से पानी का वाष्प के रूप में बदलना। और ऐसे भी आप जानते हैं कि वेपोराइजेशन एक्टिविटी क्या होता है? वाटर चेंज इनटू क्या? गैस। तो पत्तियों में जो वेपोराइजेशन होता है, उस वजह से पत्तियों में जो पानी होता है वह वाष्पित होकर के गैस में बदल करके बाहर निकल जाता है, यानी पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता है। कहते क्या उसे? वेपोराइजेशन या फिर वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, उम्मीद है सभी लोग समझ पाए होंगे। और चलिए अगला सवाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, इसी से मिलता जुलता अगला सवाल भी आपका है ना। और एक एक तथ्य पर यदि आप ध्यान देते जा रहे हैं निश्चित रूप से, एक्चुअली ये सारे तथ्य आपके क्लियर हो जाएं, एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो रहा है बायो साइंस का, है ना। और चलिए अगला सवाल भी उसी से जुड़ा हुआ है। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र। अब देख लीजिए, वाष्पोत्सर्जन जो वेपोराइजेशन की प्रोसेस होती है, उसे मापने का कोई ना कोई यंत्र है। और आपको बताना यह है कि इसमें कौन ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन मापा जाता है। सवाल नंबर 17 आप सबके सामने। अब देख लीजिए, सबसे पहले तो हाइग्रोमीटर नहीं होगा, आप सबको पता है। क्रेस्कोमीटर नहीं होगा, पोटोमीटर नहीं होगा। चार ऑप्शन से तीन हमारे क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। एक ऑप्शन से बचते हैं, वो ऑप्शन क्या है? डी। जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। इसके द्वारा क्या हो जाता है? मेजर किया जाता है। क्या किया जाता है? मेजरमेंट, है नहीं, मेजरमेंट ऑफ क्या? वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन इन प्लांट, है ना। वेपोराइजेशन इन प्लांट किसकी वजह से मापा जाता है? किसको? क्लाइनोमीटर के द्वारा। क्लाइमेट सवाल देखिए, आपको सीधा सीधा पूछा, क्या वाष्पोत्सर्जन मापी जाती है, यानी क्या वाष्पोत्सर्जन का जो माप किया जाता है किस यंत्र के द्वारा? क्लाइनोमीटर के द्वारा। क्लाइनोमीटर के द्वारा मेजरमेंट ऑफ वेपोराइजेशन इन प्लांट होता है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन की मापने वाला यंत्र कौन सा है? क्लाइनोमीटर है। क्या है? क्लाइनोमीटर, है ना। उम्मीद है सभी लोग सही आंसर तक पहुंच पाए होंगे। और चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने। और यह सवाल देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, यह सवाल आपसे क्या पूछ रहा है? हाँ, चलिए ये सवाल हम लोग देख रहे थे।
हाँ, वाष्पोत्सर्जन, ये सवाल हम लोग देख रहे थे। हाँ, सवाल नंबर 18 आपसे कहता है, सवाल नंबर 18 क्या कहता है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। अब ये जो वेपोराइजेशन क्रिया होती है, पौधे किस भाग में होती है? जड़ में होती है, तना में होती है, या पत्ती में, या पूरा पौधा में होता है? किस में होता है नहीं? वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होगी, ये वेपोराइजेशन क्रिया होगी, है नहीं? यह वेपोराइजेशन प्लांट में क्या होता है, प्लांट में, कंप्लीट प्लांट में होता है। क्या होता है? कंप्लीट प्लांट में होता है नहीं? क्या होता है? कंप्लीट प्लांट में होता है नहीं? अब देख लीजिए, क्या ऑप्शन ए एलिमिनेट होगा या नहीं? ऑप्शन बी भी एलिमिनेट होगा, ऑप्शन सी एलिमिनेट होगा, चार में से तीन एलिमिनेट हो गए, यानी कि पूरा पौधे, यानी कि जिनका भी आंसर सवाल नंबर 18 का ऑप्शन डी आ रहा होगा, बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 18 का जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा होगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर है, बिल्कुल सही है। और चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल लेंगे। और अगला सवाल आप सबके सामने, सवाल नंबर 19 आप सबके सामने। हाँ, सवाल नंबर 19। अब ये सवाल आपसे क्या कहता है कि वह दशा जिसमें वाष्पोत्सर्जन अधिक तेजी से होगा, वह दशा जिसमें वाष्पोत्सर्जन क्रिया जो होगी अधिक तेजी से होगा, है नहीं? यानी कि वाष्पोत्सर्जन प्रोसेस हमको यही देखना है। और इसमें क्या है, स्पीड, है नहीं, तेजी से होगा, फास्ट होगा, है नहीं? फास्ट, यानी वाष्पोत्सर्जन क्या होगा, फास्ट होगा। इसमें कौन ऐसी दशा है जिसमें क्या होगा कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया जो होगी काफी तेज होगी? सवाल नंबर 19 आप सबके सामने, सवाल नंबर 19 आप सबके सामने, 19, सवाल नंबर 19 आप सबके सामने। अब देख लीजिए, वाष्प क्रिया जो तेजी होगी, सबसे पहले तो वायु में निम्न वेग में नहीं होगी, उच्च नमी में नहीं होगी, भूमि की अतिरिक्त नहीं होगी। ये जो फास्ट तभी होगा जब ये क्या होगा, ऊंचा तापमान होगा। निम्न नमी और ऊंचा क्या होगा, तापमान, यानी कि चार ऑप्शन तीन हमारे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए, और एक ऑप्शन बचता है। ऑप्शन क्या है, बी। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा, बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 19 का जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा, बिल्कुल सही है। और चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल लेंगे। और अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, सवाल नंबर 20। पतियों के दो मुख्य कार्य, अब देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, लीफ, है नहीं? और इसमें हमको बताना क्या है, इसके फंक्शन, क्या बताना है, फंक्शन। और ये फंक्शन कितने बताने हैं, सिर्फ दो। फंक्शन कितना बताना है, दो। और ये दो फंक्शन जो होगा क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। दो इंपॉर्टेंट फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन दो, कौन सा है इसमें से? पतियों के दो मुख्य कार्य होते हैं, कौन कौन, है नहीं? प्रत्येक ऑप्शन में आप देखिए दो दो कार्य है। क्या वाष्पोत्सर्जन या शोषण होता है, क्या शोषण या फिर पाचन होता है, क्या प्रकाश संश्लेषण या शोषण होता है, क्या प्रकाश संश्लेषण या फिर वाष्पोत्सर्जन होता है। दो मुख्य कार्य पत्तियों का आपको बताना है कि पत्तियों, प्लांट के लिप्स में दो मुख्य कार्य होते हैं, वो इनमें से कौन सा होता है नहीं? और यदि आप गौर करेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा कि ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन बी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी नहीं हो सकता, यानी चार में से तीन तो हमारे एलिमिनेट हो गए। एक ऑप्शन बचता है, वो क्या है, ऑप्शन डी, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया और वाष्पोत्सर्जन क्रिया, यानी कि पौधे के, प्लांट के लिप्स में, प्लांट के पत्तियों में होने वाले जो दो मुख्य महत्वपूर्ण क्रिया है, वह क्या है, एक तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया। और आप सबको पता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है, सूर्य प्रकाश की पत्ती में खनिज लवण, मिट्टी से खनिज लवण जल प्राप्त कर करके पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती हैं। और इसके तरह इसके माध्यम से क्या होता है कि फूड मटेरियल यानी भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है। और यह भोज्य पदार्थ का निर्माण फ्लोएम के द्वारा जो है पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। और दूसरी चीज, जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, जल खनिज लवण जाइलम के माध्यम से पहुंचता है किसके पास, पत्तियों में। और पत्तियों में होती प्रकाश संश्लेषण क्रिया, भोजन का उत्पादन हुआ। और भोजन बनने के बाद पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम कौन किया, फ्लोएम किया। दूसरी क्रिया इसमें वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है। तो प्लांट के लीव्स में जितने सारे वाटर्स होते हैं, उस वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्या होता है, उसके जल का क्या होता है, निष्कासन होता है। ये दो मुख्य क्रिया होती है किसमें, पौधों के पत्तियों में। दो मुख्य क्रिया, टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमको बताना था पौधे के पत्तियों में होने वाला है, वह क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण एवं वाष्प उत्सर्जन। ठीक है, उम्मीद है सभी लोग इन सारे सवाल को समझ पाए होंगे और अन्य फैक्ट पर भी ध्यान दिए होंगे, है ना? और चलिए, सभी लोगों को
इन्हीं सवालों के साथ हम आज के सेशन को छोड़ना चाहेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में ऐसे ही महत्वपूर्ण सवाल को लेकर करके। तब तक के लिए इस सेशन में आप सबका उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।